तो जैसा मैंने आपको पहले ही वादा किया कि पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड्स की, और इस चर्चा में हम एक एक बात को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखने वाले हैं। तो हाइब्रिड फंड्स की ये जो पूरी कह सकते हैं पाठशाला है, इसको आपको समझाने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, जाना पहचाना नाम है, आपको वक्त वक्त पर हमेशा मार्गदर्शन आपका करते रहते हैं। स्वागत करेंगे और शो में शामिल करेंगे हर्षवर्धन रुंगटा जी का, रुंगटा सिक्योरिटीज से। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाइब्रिड फंड्स की आज बात हो रही है, हालांकि वक्त वक्त पर हम इसके बारे में अपने निवेशकों को जागरूक करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि जब ट्रेंड्स बता रहे हैं कि साहब हाइब्रिड फंड्स की ओर झुकाव हो रहा है, तो इस झुकाव को जरा हम समझेंगे। लेकिन पहले तो बताइए हाइब्रिड फंड्स हैं क्या? देखिए प्रशांत, हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, हम डेट फंड्स की बात करते हैं। एक एसेट क्लास जो है वो है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी के स्टॉक्स खरीदता है, तो वो है आपका इक्विटी फंड्स। दूसरी साइड में है जो कंपनी के बॉन्ड्स, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं या सीपी कमर्शियल पेपर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो डेट साइड में है, वो एक तरह के फंड होते हैं जो डेट फंड्स कहते हैं। जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि वो इक्विटी और डेट का एक मिक्सचर लेके एक स्कीम बनाए, ताकि कोई भी ऐसे निवेशक हैं जिनको इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करना है और एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करनी है, तो हाइब्रिड फंड्स वो कैटेगरी में आते हैं जिसमें इक्विटी डेट दोनों होता है। अब हाइब्रिड फंड्स में भी सेबी की जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से अलग अलग आपको ना कैटेगरी के हाइब्रिड फंड्स मिलेंगे। एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी और डेट का मिक्सचर है, लेकिन डेट उसमें ज्यादा है। इक्विटी का पोर्शन जो है वो कम होगा, मान लीजिए 25-30% के आसपास होगा, और 72% जो है वो आपका होगा डेट में। इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है, वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। उसके सामने दूसरा जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसका विपरीत है पूरा, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऐसा है जिसमें आपका इक्विटी एक्सपोजर मिनिमम आपका 65% होगा, और उसके बाद जो है वो डेट में होगा। निवेशक को सारे ऑप्शंस दिए थे, जहां पे उनकी चॉइस होती है कि वो कम इक्विटी वाला हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं कि ज्यादा इक्विटी वाला हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं। वो सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं। एक तीसरा जो कैटेगरी वो बैलेंस फंड है, जिसमें इक्वल होता है। हाइब्रिड फंड एसेंशियली प्रशांत वो कैटेगरी है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है। अलग अलग मात्रा में इक्विटी और डेट का जो डेफिनेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से, बहुत स्पष्ट भाषा में आपके सामने हर्षवर्धन जी ने हाइब्रिड फंड्स की पूरी परिभाषा और उनके काम करने के तरीके के बारे में बताया, और उसके चुनाव की बात भी की। हर्षवर्धन जी, अब जरा आते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की ओर। आंकड़े ये गवाही देते हैं कि हाइब्रिड फंड्स की ओर झुकाव बढ़ा है, खासतौर पे जनवरी का जो डेटा है वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है। आखिर इसके पीछे के फैक्टर्स क्या देख रहे हैं आप, और क्या वाकई लोगों का जो एक कहते हैं ना कि एक वक्त था कि जब हम लोगों को शिफ्ट होते देखते थे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों से मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों पे, फिर हम देख रहे हैं कि मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों में भी लोग अपग्रेड होना चाह रहे हैं। लोग अपने पूरे निवेश के तौर तरीकों को वक्त वक्त पर रिव्यू कर रहे हैं, और उन्हें कोई झिझक नहीं है अपनी रिस्क क्षमता के हिसाब से किसी भी तरह से शिफ्ट होने में। तो जरा आप समझाएं कि आखिर ये ट्रेंड गवाही क्या दे रहे हैं? देखिए प्रशांत, ये आपने एकदम सही बात की कि अभी इन्वेस्टर थोड़ा और जागरूक हो गया है। जो पहले थे उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड भी नहीं तो पहले से ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो अब जो यह शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड फंड्स क्यों जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ रहे हैं, देखिए इसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला है कि एक जनरल व्यू बन रहा है कि इक्विटी मार्केट्स थोड़े ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और इन एंटिसिपेशन ऑफ जो अभी लोकसभा इलेक्शंस है, उस लोकसभा इलेक्शंस के जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स की जो बातें हो रही हैं, उस एंटिसिपेशन में मार्केट ऑलरेडी तेजी में है, और इसके हो सकता है इलेक्शन के बाद ये टाइम करेक्शन हो या थोड़ा माइनर फॉल हो। इस वजह से एक जो मार्केट ओवर वैल्यूएशन, इक्विटी ओवर वैल्यूएशन की बात है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई निवेशक ऐसे हैं जो अपनी इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम कर रहे हैं, और वो कम करके लेकिन निकलना नहीं चाहते हैं इक्विटी से। तो वो एक कारण हो सकता है कि वो हाइब्रिड फंड की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है।
दूसरा एक कारण है कि मार्केट हमने देखा पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। मैं इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं और आई वुड से कि 20%, 30% पोर्टफोलियो रिटर्न्स लोगों को दिख रहे हैं। सो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है कि ये कहते हुए कि इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि हम एक तो ओवर वैल्यूएशन देख रहे हैं, एक कंसर्न्स है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ इलेक्शंस मार्केट तेजी पकड़ चुका है ऑलरेडी और हो सकता है रिजल्ट्स आने के बाद शायद ये टाइम करेक्शन के मोड में चला जाए या माइनर करेक्शन आए। तो क्यों ना जो प्रॉफिट हमने कमाया है अभी तक उसे बुक करके एक थोड़े लेस वॉलेटाइल एसेट में चले जाएं, जिसमें जो हाइब्रिड की हमने जिसमें बात की, ये डेट इक्विटी दोनों कंपोनेंट होता है। एक तीसरा कारण ये है कि ये इन्फ्लेशन आरबीआई काफी हद तक कंट्रोल कर पाया है और कंफर्ट लेवल्स आ गए हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट सोचते हुए और समझते हुए कि आगे जाते हुए हम इंटरेस्ट रेट्स घटते हुए भी देख सकते हैं। सो अगर जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट्स में आपको कैपिटल गेन्स होने की गुंजाइश पड़ जाती है। सो ये एक तीसरा कारण है कि लोग डेट में भी थोड़ा एलोकेशन अभी कर रहे हैं, जो हाइब्रिड फंड के द्वारा जो इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये 2-3 कारण है जिसमें हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर का माइंडसेट ये है कि थोड़ा लेस वोलेटाइल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ओवर वैल्यूएशन से निकल के डेट में चले जाएं, जहां इंटरेस्ट रेट अगर घटते हैं तो प्रॉफिट होने की उम्मीद बनती है। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड फंड्स जनवरी में या अभी थोड़ा पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं। अब जरा हम थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाएं। हाइब्रिड फंड्स में आखिर किस तरह का जोखिम है? हाइब्रिड फंड्स में अगर एक एक्सपर्ट के नजरिए से आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो वो क्या होगा, खासतौर पे बहुत ही आम निवेशक का जो शायद इसके फायदे की ओर ज्यादा देख रहा है। देखिए प्रशांत, इससे कोई रियल हार्म नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि कोई बुरी बात है कि हाइब्रिड फंड में कोई ऐसे जोखिम है, जी नहीं, वैसा नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको किस तरह का हाइब्रिड फंड चाहिए। जब आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा रहे हैं, आपका पर्पस ये है कि आप इक्विटी और डेट का एलोकेशन मेंटेन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी रिस्क एपिटाइट कम है, आप उसमें वॉलेटिलिटी कम चाहते हैं। मान लीजिए आपको इक्विटी 65% नहीं चाहिए, 65% नहीं चाहिए, तो सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इक्विटी अग्रेसिव इक्विटी फंड में निवेश ना करें। क्योंकि आपका इरादा क्या होता है कि मुझे हाइब्रिड चाहिए, इक्विटी डेट का एलोकेशन इक्वल चाहिए या डेट ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको डेट ज्यादा चाहिए तो आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आना होगा। अब क्योंकि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में उसका इक्विटी एलोकेशन जो है वो 65% से नीचे है, और अगर कोई भी स्कीम में अगर इक्विटी एलोकेशन 65% के नीचे होता है तो वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कैटेगरी में आता है, जिसमें 65% के ऊपर है वो इक्विटी टैक्सेशन में जाता है। तो कई लोग हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा इक्विटी एक्सपोजर 25-30% ही हो, लेकिन सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लेते हैं, जो उनकी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। तो सिर्फ इस बात का अगर ध्यान रखें, जो आपको एक्चुअली एलोकेशन चाहिए उसी तरह का हाइब्रिड फंड लें। हो सकता है कि टैक्सेशन इतना फेवरेबल नहीं हो, लेकिन आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटी एलोकेशन कितना मेंटेन करना है, डेट कितना करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव से डिविएट ना हो, टैक्सेशन के फायदे देखते हुए। बेहतर ये बात, क्योंकि ये समझना भी बहुत आवश्यक था कि आखिर हर चीज़ बेहतर है तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होना भी कई बार आवश्यक हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ की समीक्षा करनी भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। चलिए अब सीधा फायदे की बात करते हैं आम लोगों के। अब किस तरह से अगर हम हाइब्रिड फंड्स को देखें तो चुनाव करना होगा? अगर हम देखें कि जो ऑप्शन होते हैं हाइब्रिड फंड्स में वो कौन कौन से हैं, और आप सभी के पसंदीदा अगर कोई लिस्ट हो या कोई ऐसी चीज़ जहां पर आप मानते हैं कि इन हाइब्रिड फंड्स में ज़्यादा बेहतर इस वक्त संकेत मिल रहे हैं फिलहाल के हिसाब से, तो वो भी आप रेकमेंड कीजिए। जी हाँ, सी मैं कहूंगा कि आपके पास मैंने 2 बहुत पॉपुलर कैटेगरीज बता दी। वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी एलोकेशन कम है, डेट ज्यादा है। दूसरा है आपका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो इक्विटी एक्सपोजर 5% होगा। आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऑप्शन है आपके पास निवेश करने का, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी के नाम से भी पॉपुलर है। तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो कई ऐसे निवेशक होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा कोई फंड बताइए जिसमें
इक्विटी में तो हम अभी मान लीजिए 30% कर रहे हैं, आगे जाते हुए मार्केट गिरता है तो हम उसे बढ़ाकर 70 या 80% भी करना है। तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड ये ऑप्शन देता है फंड मैनेजर को ये फ्लक्चुएशंस करने के लिए, एसेट एलोकेशन चेंज करने के लिए। सो ऐसे ऑप्शंस हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा, इक्विटी सेविंग्स फंड एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें जो इक्विटी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो प्रशांत, कैटेगरीज बहुत सारी है। हर एक निवेशक को ये देखना होगा कि उन्हें क्या सूट करता है और उसी हिसाब से वो इन्वेस्ट करें। उसमें आपको कमोडिटीज ऐड करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड है जिसमें डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल्स भी आ जाता है। सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना इन्वेस्टर को, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। टैक्सेशन या कोई और फैक्टर से कंफ्यूज ना हो। जो उन्हें एलोकेशन चाहिए वो एलोकेशन बेसिस पे चूज करें। एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी स्कीम में अगर इक्विटी कंपोनेंट 35% से नीचे है तो टैक्सेशन उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है, वो जो गेन्स होता है वो उनकी इनकम में जुड़ता है। जो 35% से 65% तक इक्विटी एलोकेशन है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन के साथ में आपको बेनिफिट्स मिलता है, जो 3 साल का होल्डिंग पीरियड होता है। 65% के ऊपर अगर इक्विटी एलोकेशन है तो आपको इक्विटी टैक्सेशन लगता है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड होता है, और टैक्सेशन 15% और 10% के हिसाब से है। सो टैक्सेशन एलिमेंट्स एक है, आपका इक्विटी एलोकेशन क्या करना है वो एक पैरामीटर है। तो पहला आपको ये देखना है कि इक्विटी और डेट कितना चाहिए, उस बेसिस पे स्कीम चूज करें और फिर टैक्सेशन से देखिए कौन सी स्कीम आपको आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से मैच करता है और फिर आप चूज करिए। ठीक है, तो ये वो पैमाने हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपको जांचना है हाइब्रिड फंड्स में निवेश के लिए। और क्या होते हैं ये हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स के फायदे क्या हैं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जोखिम था वो क्या था वो भी आपको हर्षवर्धन जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सामने तमाम बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर रख दी, और आपके लिए विकल्प क्या है वो भी हमने आपके सामने रखा, और आखिर ये क्रेज बढ़ा क्यों है इसकी भी तमाम जो अहम बातें हैं, जो बारीक बातें हैं, वो हमने आसान भाषा में आपको समझा दी। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, आगे एक और खास सेगमेंट में आपके साथ चर्चा को जारी रखेंगे, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार होगी आपकी बात, क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार इस ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।